आज हम लोग देखते हैं ई ग्रंथालय 4.0 और जो नया सिलेबस जारी हुआ है राजस्थान लाइब्रेरियन जो ग्रेड सेकंड है उसका जो पांचवा यूनिट का अंतिम टॉपिक है ई ग्रंथालय 4.0 और सोल 3.0। एक सिलेबस की एक खासियत ये है कि ये सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट है। पहले के सिलेबस और अन्य सिलेबस को अगर आप राजस्थान या आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी अगर सिलेबस को देखिएगा तो ये सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। त्रुटियां भी बहुत नहीं के बराबर इसमें हैं और ये जो सिलेबस है बिल्कुल लेटेस्ट चीजों को और इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें रखा गया है। और ई ग्रंथालय 4.0 और सोल 3.0 ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है। सोल तो एकदम से लेटेस्ट 3.0 लॉन्च हुई है, तो लेटेस्ट सिलेबस है और सारी महत्वपूर्ण चीजें इसमें है। और ई ग्रंथालय 4.0 काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार सिलेबस में, चूंकि स्पष्ट लिखा हुआ है ई ग्रंथालय 4.0 और ई ग्रंथालय 4.0 जो है EG4 भी इसको बोला जाता है, इसको शॉर्ट में EG4 भी बोला जाता है, EG4। तो EG4 जो है ये अधिकांश गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ये प्रयोग में लाया जाता है, तो इसलिए इसका महत्व सारे लोग जो भी क्वेश्चन सेटर होगा उसके भी दिमाग में रहेगा तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ई ग्रंथालय 4.0। तो पहले बात करते हैं, ये तो ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का नाम क्या हो गया, ई ग्रंथालय। और 4.0 जैसे 1.0 2.0 3.0 4.0 ये संस्करण को इंगित करता है। आप लोगों के सवाल के जवाब हम बाद में दे देंगे। तो ई ग्रंथालय ये सॉफ्टवेयर है और ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप्ड बाय इसका विकास मतलब किसके द्वारा किया गया है, विकास जो किया गया है एनआईसी के द्वारा। एनआईसी इसका पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी के द्वारा इसका विकास किया गया है। एनआईसी जो है इसका विकास कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, एनआईसी की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष की गई थी। एनआईसी की स्थापना 1976 में की गई थी। किसके अधीन यह कार्य करता है, एनआईसी किसके अधीन कार्य करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा विकसित किया गया है ई ग्रंथालय, किसके द्वारा विकसित किया गया है, एनआईसी के द्वारा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसका पूरा फुल फॉर्म एनआईसी का होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और यह किसके अंदर कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत। और ई ग्रंथालय क्या है, यह लाइब्रेरी
लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यह क्या है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ई ग्रंथालय किसके द्वारा विकास किया गया? एनआईसी के द्वारा किया गया है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है इसके अंतर्गत ये कार्य करता है। और यह लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यह कार्य करता है और यह एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यह जो सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ई ग्रंथालय, इसका पहला संस्करण, मतलब जो एडिशन, अगर एडिशन जो कहिए, पहला संस्करण जो आया था, फर्स्ट एडिशन जो आया था, वह क्या आया था? ई ग्रंथालय 1.0। ये कब, किस वर्ष पहली बार रिलीज किया गया था? ई ग्रंथालय 1.0 को पहली बार 2003 में रिलीज किया गया था। 2003 में रिलीज किया गया था। और यह किस डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर चालित था? तो यह जो सॉफ्टवेयर था, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का पहला एडिशन जो आया था, ई ग्रंथालय 1.0, यह MS SQL सर्वर पे, MS SQL सर्वर पर चालित था। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए किसका उपयोग इसमें किया गया था? MS SQL सर्वर का उपयोग किया गया था। फिर जो दूसरा इसका जो संस्करण आया था, ई ग्रंथालय 2.0, ई ग्रंथालय 2.0, यह आया था 2005 में। 2005 में यह आया था। और इस सॉफ्टवेयर में किस डेटाबेस का यूज किया गया था? MS SQL सर्वर 2005 का यूज किया गया था। MS SQL सर्वर 2005 का उपयोग इसमें किया गया था डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद जो तीसरा वर्जन आया, ई ग्रंथालय 3.0, एक्चुअली पहला जो वर्जन आया था ई ग्रंथालय 1.0, सिर्फ यह जो आया था पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, यह आया था पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। बाद में जो वर्जन आया, इसको गवर्नमेंट लाइब्रेरी के लिए कर दिया गया। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी इसका उपयोग कर सकता है। इसे पब्लिक लाइब्रेरी तो पहला वर्जन था। गवर्नमेंट लाइब्रेरी अटैच होने का अर्थ यह हो गया कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, गवर्नमेंट जो भी लाइब्रेरी से जुड़ी हुई जो भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस है, वो इसका प्रयोग कर सकता है। तो तीसरा जो वर्जन आया था, जो काफी लोकप्रिय हुआ था, तीसरा वर्जन काफी उपयोग भी रहा, काफी लोकप्रिय रहा और काफी लंबे समय तक। सबसे बड़ी बात है, पहला संस्करण 2003 में आया था और लिमिटेड एडिशन था। ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, फिर गवर्नमेंट लाइब्रेरी के लिए 2005 में आया, लेकिन 2007 में आया तीसरा एडिशन, 2007 में आया, जो कि काफी लंबे समय तक उपयोग में रहा और काफी इसका यूज किया गया। और इसमें जो है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए MS SQL सर्वर 2000 का उपयोग किया गया। ये संस्करण काफी, इसको शॉर्ट में जैसे EG3 इस तरह से भी
लिखा जाता है। तो ये जो था संस्करण ई ग्रंथालय 3.0 क्यों ज्यादा लोकप्रिय हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी, ये सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर था, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर था। लेकिन ई ग्रंथालय 3.0 जो था ये नेटवर्क एडिशन था। नेटवर्क एडिशन मतलब यह ना सिर्फ लाइब्रेरी ऑटोमेशन बल्कि लाइब्रेरी नेटवर्क भी बनाने में यह सक्षम यह सॉफ्टवेयर था और काफी लोकप्रिय रहा और काफी समय तक इसका प्रयोग होते रहा। क्योंकि और आज भी ई ग्रंथालय जितनी जगह पर प्रयोग किया जा रहा है उसमें से आज भी आधे जगहों पर ई ग्रंथालय EG3 का ही प्रयोग अभी तक हो रहा है। क्योंकि EG4 जो है ई ग्रंथालय 4.0 जो है इसमें कुछ होस्टिंग चार्जेस है। तो ये EG3 ये इसकी हिस्ट्री एडिशन की थी। फिर बात हो रही है जिस एडिशन की हम लोग कर रहे हैं ई ग्रंथालय 4.0। ई ग्रंथालय 4.0 यह कब आया था? यह आया था 2015 में इसको रिलीज किया गया, 2015 में रिलीज किया गया। और यह एडिशन जो है क्लाउड बेस्ड एडिशन था। यह क्या था? क्लाउड बेस्ड एडिशन। क्लाउड बेस्ड एडिशन, यह क्लाउड बेस्ड एडिशन था। क्लाउड बेस्ड एडिशन था और इसमें जो है डेटा बेस के लिए इसको RDMS के लिए, इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इसमें कौन सा सर्वर का उपयोग किया गया? तो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, इसके लिए पोस्ट ग्रे एसक्यूएल सर्वर का उपयोग किया गया। और ये जो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल सर्वर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग किया गया। और यह जो RDBMS का उपयोग किया गया। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत क्लाउड एडिशन है। क्लाउड एडिशन जैसे मान के चलिए कि आप एक मोबाइल से फोटो क्लिक करते हैं, तो इस मोबाइल के जो गैलरी है वहां पर ये फोटो चला जाता है। तो मतलब आपने एक फोटो जो क्लिक किया वह कहां है? आपके फोन में है। अब आपने इस फोटो को फेसबुक पे डाला, फेसबुक पे डाल दिया, जीमेल में डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, इस तरह से कुछ भी आपने कहीं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेट माध्यमों का उपयोग किया या वन ड्राइव में आपने रख लिया, गूगल ड्राइव में रख लिया। तो क्या हुआ? यह जो है अब इस केस में जब फोटो सिर्फ आपके फोन में है, मोबाइल में है, और अगर यह मोबाइल चोरी हो जाए, यह मोबाइल अब आपके पास नहीं है, तो ये फोटो भी आपके पास अब नहीं है। क्योंकि इसका स्टोरेज कहां था? इसका स्टोरेज आपके पास था। लेकिन जब आपने इसको फेसबुक पे पोस्ट किया है, इंस्टाग्राम पे रखा है, वन ड्राइव में रखा है, गूगल ड्राइव में रखा है, तो आपकी सपोज दैट बहुत इंपॉर्टेंट कोई फोटो है और ये जो है फोन चोरी हो गया, तो कोई बात नहीं, जब आप नया फोन लेंगे वापस से आप वन ड्राइव से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वापस से डाउनलोड कर लेंगे, गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेंगे, फेसबुक से डाउनलोड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। क्लाउड क्या होता है? मान लीजिए जब
एक बर्फ है, बादल है, एक समुद्र के पानी से ये वाष्प बन के जाता है, फिर क्लाउड बन जाता है, वहां से जब चाहे फिर बरसात नीचे बूंदों के रूप में होती है। तो उसी तरह से आप अपने डेटा को जब यहां से जब आप पोस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये क्लाउड रूपी जो है सर्वर जो होता है, सर्वर में स्टोर हो जाता है और जब वहां से आप चाहें उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लाउड बेस्ड का। तो क्लाउड बेस्ड जब ई ग्रंथालय 4.0 जब इससे पहले का जो एडिशन था 3.0, वहां पर क्या होता था, आपके ही कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता था। अगर बाय चांस किसी कारण से वो कंप्यूटर को कोई चोर चोरी करके लेते जाए या इस तरह से वो करप्ट हो जाए कि उसका रिपेयर करना संभव नहीं हो सके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि आपका सारा डेटा खत्म। किसी तरह का आप उसको रिकवर, आपने अगर बैकअप फाइल लिया है तो अच्छी बात है, बैकअप फाइल आपने कहीं रखा है तो लेके रखा है, तो फिर जब इंस्टॉल करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, बैकअप फाइल आपने कब का लिया है, कुछ कब का डेटा, हम रोज रोज बैकअप लेना संभव भी नहीं होता है। तो क्लाउड बेस्ड में ये लफड़ा ही नहीं रहता है, आप सीधा, आपको यूजर आईडी मिलता है, यूजर आईडी मिलता है और फिर पासवर्ड डालिए, अपनी एंट्री करिए, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करिए, आपका डेटा सब जो है क्लाउड में स्टोर है, क्लाउड में है, सारी डेटा क्लाउड में आके स्टोर हो गई है। अब ये जो ई ग्रंथालय 4.0 है, ये क्लाउड बेस्ड है और यही सबसे बड़ी इसकी खामियां हैं। इस वजह से ये काफी लोकप्रिय हो रहा है और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और क्लाउड इसमें जो है, क्लाउड होस्टिंग के लिए चार्ज की लिया जाता है, एनआईसी द्वारा चार्ज किया जाता है। एक्चुअली पहले जो 3 जो सॉफ्टवेयर वर्जन था, ई ग्रंथालय 1.0, 2.0, 3.0, ये निःशुल्क था, आप साइट से डायरेक्ट वहां से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, होस्टिंग की, होस्टिंग के लिए चार्ज लिया जाता है और यह चार्ज जो है 5 वर्ष, क्लाउड होस्टिंग के लिए 5 ईयर्स के लिए कितना चार्ज लिया जाता है, ये चार्ज लिया जाता है 21,275 रुपये, 21,275 का चार्ज लिया जाता है, होस्टिंग चार्ज। ध्यान में रखिए, आज भी ग्रंथालय 4.0 फ्री ही है। यह जो चार्ज ले रहा है वो होस्टिंग चार्ज ले रहा है, लेकिन बिना होस्टिंग चार्ज के ई ग्रंथालय 4.0 का कोई यूज ही नहीं, वो काम ही नहीं करेगा। तो ये क्लाउड की विशेषता है। यह दूसरी इसकी बात जो है, ईजी 4.0 है, यह सिर्फ सरकारी पुस्तकालयों या संस्थानों को लिखिए, संस्थानों या पुस्तकालयों, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है के लिए उपलब्ध है। प्राइवेट वाला अगर चाहेगा कि हम भी 21,275 इसकी जगह में हम और भी ज्यादा देकर हम ई ग्रंथालय 4.0 ले ले, तो अभी ये उपलब्ध नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है उसको दिया जाता है। इसके बाद इसमें यूनिकोड का उपयोग किया गया है। ई ग्रंथालय 4.0 में यूनिकोड का प्रयोग, यूनिकोड एक समय में बहुत नया चीज लगता था, लेकिन यूनिकोड आज के समय में बिल्कुल भी नया नहीं है। हर कोई, देखिए आप
व्हाट्सएप में आप जाते हैं या कहीं चैट कर रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, आप गूगल सर्च कर रहे हैं, हिंदी में भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। हिंदी ऑप्शन में जैसे आपने AMIT लिखा, हिंदी में भी अमित लिखा जाता है। अंग्रेजी में आपने रोमन में लिखा अमित और हिंदी में आ गया, वह क्या है, वह यूनिकोड है। इससे क्या है कि जो मान लीजिए भारतीय भाषा है, इंग्लिश में तो पुस्तक है ही, फिर हिंदी पुस्तक है, अगर बांग्ला में पुस्तक है, मलयालम में पुस्तक है, संस्कृत में पुस्तक है, तो आप वहां पर आपको अगर मलयालम टाइपिंग नहीं आती, बंगाली टाइपिंग नहीं आती है, आपको अन्य इस तरह की टाइपिंग नहीं आती, इंग्लिश में उसको अगर आपने लिख दिया और आपने सेलेक्ट लैंग्वेज कर लिया तो अपने आप यूनिकोड द्वारा वह कन्वर्ट हो जाता है। यूनिकोड का क्या अर्थ होता है, भाषा में बदलना, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है यूनिकोड का इसमें प्रयोग होता है। इसके बाद जो EG 4.0 में रेट्रो कन्वर्सन की सुविधा है, रेट्रो कन्वर्सन की सुविधा है। रेट्रो कन्वर्सन का अर्थ होता है कि कैटलॉगिंग जब किया जाता है, ऐसे तो रेट्रो कन्वर्सन का एक्चुअल अर्थ हमने पहले भी बताया है, IT वाले में आप लोग देखिएगा कि मशीनी रूपांतरण, किसी भी मैनुअल जो जैसे कैटलॉग बनाया है, कार्ड बनाया हुआ कैटलॉग कार्ड, उसको जब आपने मशीनी रूपांतरण किया तो वो कहलाता है रेट्रो कन्वर्सन। लेकिन यहां पर रेट्रो कन्वर्सन जो होता है, कैटलॉग जब आप जो मॉड्यूल में हम लोग उसको आगे देखेंगे, मॉड्यूल्स को भी ग्रंथालय का आप देखेंगे, तो ई ग्रंथालय के मॉड्यूल्स में जब कैटलॉगिंग में जाइएगा, देखा है फुल कैटलॉगिंग, दो तरह का कैटलॉगिंग होता है। कैटलॉगिंग जो होता है, इसमें कैटलॉगिंग जो किया जाता है EG4 में, EG4 में आप जाइएगा तो दो तरह का होता है। एक होता है फुल कैटलॉगिंग और दूसरा जो होता है रेट्रो कन्वर्सन। फुल कैटलॉगिंग में क्या होता है ना कि 2-3 पेज में इंफॉर्मेशन आपको फीड करना पड़ता है, 2-3 पेज में, यानी लेंदी प्रोसेस, मतलब डिटेल्ड में आपको इंफॉर्मेशन भरना होता है। जबकि रेट्रो कन्वर्सन सुविधा देता है कि आप एक ही पेज में एक खोलिए रेट्रो कन्वर्सन का और उसमें डेटा एंट्री जो कर रहे हैं, तो एक ही पेज में जो मुख्य मुख्य चीजें, आमतौर पर जो जो चीजें आपके मेन एंट्री में आती है वो सारी चीजें रेट्रो कन्वर्सन में रहती है। तो आप रेट्रो कन्वर्सन में मेन चीजों को आप करके, तो इसमें काफी आसान, जहां पर इसमें आपको अगर 5 मिनट एक बुक का एंट्री में लग रहा है तो इसमें 2 मिनट लगेगा। तो इस तरह से सुविधाएं रेट्रो कन्वर्सन की दी गई है इसमें। इसके बाद ई ग्रंथालय 4.0 में, तो EG4 में सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए सूचना पुनर्प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए किस स्टैंडर्ड का उपयोग किया गया है के लिए Z39.50, मतलब Z39.50 ये मानक है और यह का उपयोग इसका किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि Z39.50 क्या है। यह जो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल से जुड़ा प्रोटोकॉल है। इसके जो स्टैंडर्ड हैं, आमतौर पर दुनिया का जैसे कि मार्क स्टैंडर्ड को फॉलो करता है एकरूपता के लिए पूरी दुनिया। तो यह जो ई ग्रंथालय 4.0 है, प्राय सभी सॉफ्टवेयर, आप लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की बात करें जो आज है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, वह मार्क 21 का उपयोग करता है, लेकिन ई ग्रंथालय 4.0 मार्क 21 का प्रयोग नहीं करता है।
इसके अलावा कोहा वगैरह, आप जो भी सॉफ्टवेयर की बात करें, लिप्सिस वगैरह, तो वो सब भी आप देखिएगा मार्क 21 का उपयोग करता है। इसके अलावा वह Z39.50 इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए इसका उपयोग करता है, और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए काफी यह प्रोटोकॉल काफी लोकप्रिय है। तो ई ग्रंथालय 4.0 में भी Z39.50 का प्रयोग किया जाता है। अब बात हो रही थी क्लाउड होस्टिंग के लिए। क्लाउड होस्टिंग तो EZ4 के क्लाउड होस्टिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? GI क्लाउड मेघराज। कौन सा क्लाउड का नाम है? मेघराज का प्रयोग। GI क्लाउड, ये इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लाउड। GI क्लाउड मेघराज का प्रयोग किया जाता है। ये मेघराज किसका क्लाउड है? ये क्लाउड की बात, जैसे कि देखिए आज के समय में गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, आपका जियो क्लाउड है, इस तरह के कई क्लाउड, मतलब कई इंटरनेट प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, वो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो मेघराज जो है स्कीम, ये जो प्रोजेक्ट है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड है, या GI क्लाउड मेघराज है। और मेघराज जो क्लाउड है, मेघराज, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेघराज क्या है? तो मेघराज क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सरकारी, मतलब क्लाउड प्रोजेक्ट है, क्लाउड सिस्टम है। और ये जो है इसका शुरुआत, इसकी जो शुरुआत है 2013 से शुरू की गई, और यह जो है इसका विकास, जो इसको लॉन्च किया गया, वो 4 फरवरी 2014 को कपिल सिब्बल, उस समय के IT और कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो थे, वो मिनिस्टर कम्युनिकेशन और IT के, मिनिस्टर किसके? IT एंड कम्युनिकेशन का, इसके के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था। मेघराज 4 फरवरी 2014 को कपिल सिब्बल जो है, इसके द्वारा, जो कि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड कम्युनिकेशन के मिनिस्टर थे, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था मेघराज। और मेघराज किसके द्वारा विकसित किया गया था? मेघराज को NIC के द्वारा विकसित किया गया है। मेघराज भी NIC के द्वारा विकसित किया गया है। मेघराज भी NIC के द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि NIC का प्रोजेक्ट ई ग्रंथालय जैसे है, तो उसी तरह से प्रोजेक्ट इसका मेघराज भी NIC का प्रोजेक्ट रहा है, वो रहा है। और मेघराज को ये जो मेघराज है, इसको NIC नेशनल क्लाउड भी कहा जाता है। मेघराज को NIC नेशनल क्लाउड भी कहा जाता है। तो ये क्लाउड किस पे, यह लॉन्च जो किया गया है 2014 को, किसके द्वारा किया गया? NIC के द्वारा किया गया।
इस पे ही क्लाउड किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है मेघराज पर ई ग्रंथालय 4.0 को। इसके बाद जो बात कर रहे थे इसकी कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की का प्रयोग करता है, तो वह पोस्टग्रे एसक्यूएल इसका प्रयोग करता है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। ई ग्रंथालय 4.0 में डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोस्टग्रे एसक्यूएल का प्रयोग किया जाता है। और इसका विकास किसने किया है, इसका विकास किया ग्लोबल डेवलपमेंट ग्रुप द्वारा। इसका जो विकास किया गया है पोस्टग्रे ग्लोबल डेवलपमेंट ग्रुप द्वारा इसका विकास किया गया है। और इसको कब लॉन्च किया गया था, 1996 में। इसको 1996 में लॉन्च किया गया था, 1996 में लॉन्च किया गया था। उसी का लेटेस्ट वर्जन आते रहता है, हमेशा नया नया वर्जन आते रहता है। तो ये जो पोस्टग्रे जो एसक्यूएल है इसको किसने विकसित किया था, पोस्टग्रे ग्लोबल डेवलपमेंट ग्रुप द्वारा किया गया था। और यह क्या है, यह जो है फ्री ओपन सोर्स यह फ्री ओपन सोर्स RDBMS पैकेज है, मतलब कि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह फ्री ओपन सोर्स RDBMS है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी ई ग्रंथालय 4.0 का, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके मॉड्यूल्स को देखेंगे, उसके मॉड्यूल्स को देखेंगे। और मॉड्यूल से हालांकि क्वेश्चंस कम बन सकता है, लेकिन मॉड्यूल्स को भी देखेंगे थोड़ा सा। और ये मेन जो चीजें जहां से क्वेश्चन बना जा सकता है वह था। आप लोगों के क्वेश्चन किस सेक्शन में है, वो न्यू सेक्शन एक बनेगा, उसमें उसको भी डिस्कशन वाले को, सिलेबस डिस्कशन वाले को भी उसमें डाल दिया जाएगा। फिलहाल किस सेक्शन में है देखना पड़ेगा हमें। चलिए, धन्यवाद आप सबों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ आप लोगों से।